हेलो गाइस, मेरा नाम नंदन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 3 होने वाला है और इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही बनाकर यूट्यूब पे अपने चैनल में डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीएच स्केल और साधारण नमक के बारे में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस देखिए, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था कि जो हमारा अम्ल होता है, अम्ल के अंदर जल मिलाने की जो प्रक्रिया है वह गलत होती है, बल्कि हमें जल के अंदर अम्ल मिलाना चाहिए, वह सही प्रक्रिया होती है। तो यहाँ क्या कह रहा है, जल को अम्ल में डालने से, यानी जल को अम्ल में डालने से क्या होता है कि मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। यानी जो मिश्रण है हमारा वह फेल हो सकता है और वह बाहर आ सकता है। और दूसरा क्या बताया है, स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट भी सकता है। यानी अधिक गर्मी होने के कारण क्या होता है कि जो हमारा कांच का बर्तन है वह टूट सकता है और टूटने के कारण क्या होगा कि जो हमारा मिश्रण है वह बहकर बाहर आ जाएगा और उससे हम जल भी सकते हैं। अतः कभी भी हमें अम्ल के अंदर जल को नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि जल के अंदर अम्ल को मिलाना चाहिए और धीरे धीरे उसको हिलाते रहना चाहिए ताकि ताप बढ़े ना। चलिए आगे देखते हैं अम्ल की अभिक्रिया। यानी अम्ल क्या होता है, अम्ल इन पांचों के साथ अभिक्रिया करके कुछ उत्पाद हमें देते हैं। वे पांच कौन कौन से हैं? पहला है हमारा क्षारक, दूसरा धातु, तीसरा धात्विक ऑक्साइड, चौथा धातु कार्बोनेट और पांचवा धातु बाइकार्बोनेट। जब अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें उत्पाद के रूप में क्या देता है? हमें देता है लवण और जल। वहीं अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तब हमें क्या देता है? तब हमें देते हैं लवण प्लस हाइड्रोजन। और जब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तब हमें क्या मिलता है? तब हमें मिलते हैं लवण प्लस में जल। और जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तब क्या देगा? तब हमें देंगे लवण प्लस एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक जल की अणु। वहीं जब अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तब हमें क्या देगा? तब भी हमें जो उत्पाद है वह सेम देखने को मिलता है, यानी लवण, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक जल के अणु। यानी जब अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें उत्पाद सेम मिलता है। और जब अम्ल क्षारक और धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तब भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा उत्पाद है वह बिल्कुल सेम आता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि जब इन पांचों के साथ क्षारक अभिक्रिया करता है तो हमें उत्पाद के रूप में क्या क्या मिलता है। देखिए, जब क्षारक की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो हमें उत्पाद में क्या मिलता है? हमें मिलता है लवण और जल। वहीं जब क्षारक की अभिक्रिया धातु के साथ करवाई जाती है तो हमें उत्पाद मिलता है लवण और हाइड्रोजन। और जब क्षारक की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ करवाई जाती है तो हमें उत्पाद में मिलता है लवण प्लस जल। वहीं जब क्षारक की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो हमें क्या देखने को मिलता है? हम देखते हैं कि जो क्षारक है वह इन दोनों के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं। यानी क्षारक केवल इन तीनों के साथ अभिक्रिया करता है। कौन कौन से तीन? अम्ल के साथ, धातु के साथ और
अधात्विक ऑक्साइड यानी केवल इन तीनों के साथ ही अभिक्रिया करता है, लेकिन धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अम्लों व क्षारकों में समानताएं, यानी अम्ल और क्षारक के बीच क्या समानता है, अब ये देखते हैं। अम्ल H+ आयन उत्पन्न करता है। मैंने आपको पीछे ही बताया था कि जो हमारा अम्ल है वह क्या करता है, वह हाइड्रोजन धन आयन उत्पन्न करता है, लेकिन वहीं जो क्षारक है वह हाइड्रोक्साइड ऋण आयन उत्पन्न करता है, यानी OH- उत्पन्न करता है। कौन? क्षारक। आगे देखिए क्या कह रहा है। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है। जल में मिलने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन की कमी आ जाती है। गाइस देखिए, इन सारे के बारे में मैंने आपको पार्ट 2 में अच्छे से बताया है। अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप हमारा पार्ट 2 वीडियो देख लीजिए। आपको ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। आप पहले उस पार्ट 2 वीडियो को देख लें, उसके बाद ही आपको पार्ट 3 समझ आएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, क्षारक तथा अम्ल की प्रबलता, यानी अब हम देखेंगे क्षारक और अम्ल की प्रबलता, पावर को हम कैसे पता करें कि कौन सा क्षारक या अम्ल कितना पावरफुल है। देखिए क्या कह रहा है। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। यानी कोई अम्ल या क्षारक कितना प्रबल है, कितना स्ट्रॉन्ग है, ये कैसे पता चलता है? यह हमें H+ या OH- आयन की जो संख्या है उस पर डिपेंड करता है कि कोई अम्ल या क्षारक कितना पावरफुल है, कितना प्रबल है। आगे देखिए, किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यानी जो हम H+ या OH- की जो आयन है उनकी संख्या कैसे हम जानते हैं? हम सार्वभौमिक सूचक की मदद से जानते हैं। सार्वभौमिक सूचक क्या होता है? यह कई सूचकों का एक मिश्रण होता है जो हमें एक कलर के रूप में बताते हैं कि कोई अम्ल या क्षारक कितना ज़्यादा प्रबल है। चलिए आगे देखते हैं। सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक। देखिए, सार्वभौमिक या सार्वत्रिक दोनों सेम ही हैं। एग्ज़ाम में कई बार सार्वत्रिक पूछ लिया जाता है या फिर सार्वभौमिक भी पूछ सकते हैं, तो आप याद रखिए सार्वभौमिक या सार्वत्रिक एक ही है। यानी सार्वभौमिक सूचक कहे या सार्वत्रिक सूचक कहे, वह सेम ही होता है। देखिए क्या कह रहे हैं। सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का एक मिश्रण होता है। मैंने बताया आपको कि जो सार्वभौमिक सूचक होता है वो क्या होता है? कई सारे सूचकों का एक मिश्रण होता है। चलिए आगे देखते हैं। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंग में प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सार्वभौमिक सूचक है वह क्या करता है? वह किसी विलयन में हाइड्रोजन की कौन सी आयन है और कितनी प्रबल है, कितना ज़्यादा है, यह दर्शाता है। कैसे? एक कलर कोड के रूप में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यह है हमारा एक pH स्केल। इसमें क्या होता है कि 0 से लेके और 14 तक की गिनती होती है, और जो हमारा बीच में होता है वह होता है हमारा 7। और यहीं पे जो हमारा उदासीन यानी जो हमारा लवण है वह यहीं बनता है, यानी बिल्कुल 7 पे ही। यहाँ क्या होता है कि जितना अम्ल होगा उतना ही क्षारक भी होगा। आप ये एरिया देख सकते हैं जहाँ हमारा H+ लिखा हुआ है, ये है हमारा अम्ल। यानी कि आपको मैंने पीछे बताया था कि जो हमारा H+ है वह अम्लीय होता है और OH यानी OH ऋण आयन वाला वह क्षारीय होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा H+ है वह लेफ़्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है। वैसे ही जो हमारा OH है वह भी राइट साइड में भी है और लेफ़्ट साइड में भी है। लेकिन फ़र्क क्या है कि
लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट होते टाइम इनकी जो प्रबलता है वह कम होती जा रही है। आप देख सकते हैं इधर जो हमारा H+ है वह कम हो गया है राइट साइड आते टाइम, और यहाँ क्या हुआ है कि जो OH है वह लेफ़्ट साइड में जब एंटर करता है तो वह कम हो जाते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो अम्ल है, अम्ल को अगर हम pH स्केल पर मापते हैं तो हमें क्या मिलता है कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। तो आप देख सकते हैं कि यह हमारा बीच में 7 है, इस साइड 0 दिखा रखा है और इधर 14, यानी कि जो हमारा अम्ल है वह 7 से कम होता है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी है अम्ल प्रकृति बढ़ रही है, यानी कि इस साइड में जो हमारा अम्ल की प्रकृति बढ़ रही है और इस साइड कम हो रही है। वैसे ही जो क्षारक है उसकी प्रकृति क्या है, इस साइड में बढ़ी हुई है। आप देख सकते हैं ये हमारा क्षारक है और इस साइड में इसकी प्रकृति बढ़ी हुई है पूरी। ठीक है, तो जो हमारा क्षारक है मैंने आपको बताया था कि इसका pH मान 7 से अधिक होता है। तो आप देख सकते हैं 7 से अधिक दिखाया इधर गिनती, यानी 14 दिख रहा है आपको, यानी आगे का जो गिनती होगा वह 8, 9, 10, 11 ऐसे बढ़ रहे होंगे, और जो इधर गिनती होगा वह 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बढ़ा है। यानी जो अम्ल है, अम्ल की pH वैल्यू 7 से कम होती है और क्षारक की ज़्यादा। अब चलिए एक चार्ट की मदद से समझते हैं। अम्ल की pH वैल्यू 7 से कम होती है। एग्जाम्पल HCl, जठर रस, दूध, दही, नींबू का रस, टमाटर, संतरा इत्यादि। वैसे ही उदासीन क्या है, उदासीन मैंने आपको बताया कि इसका pH मान बिल्कुल 7 होता है, यानी कि 7 के बराबर। तो आप देख सकते हैं कि जिसका pH मान 7 होता है वह उदासीन कहलाता है। एग्जाम्पल शुद्ध जल। और आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि जो हमारा शुद्ध जल होता है उसमें करंट नहीं पास होता, यानी कि करंट का कुचालक होता है शुद्ध जल। चलिए आगे देखते हैं। क्षारीय का pH मान कितना होता है, 7 से अधिक। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, रक्त यानी ब्लड, साबुन का पानी, सोडा युक्त पेयजल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी ये सब जो है वह क्षारक के एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्या दिया गया है, दैनिक जीवन में pH का महत्व। अर्थात हमारा शरीर 7 से 7.8 pH परास यानी रेंज के बीच कार्य करता है। यानी कि जो मानव का शरीर है उसका pH वैल्यू कितना होता है, वह होता है 7 से लेके 7.8 के बीच। अगर इससे 7 से कम या फिर 7.8 से ज़्यादा हो जाता है तो हम बीमार कहलाते हैं। वैसे ही अगला क्या दिया गया है, वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा कब होती है, जब वर्षा के जो जल है उसका pH मान 5.6 से भी कम हो जाए तो हम कहते हैं यह वर्षा अम्लीय वर्षा है। और गाइस अम्लीय वर्षा का जो क्वेश्चन है वह आपके पेपर में 90% चांस है कि आएंगे ही आएंगे। इस पॉइंट्स के बारे में आपको डिटेल में चैप्टर नंबर 15 में बताऊंगा, क्योंकि उसी में अम्लीय वर्षा का पॉइंट्स दिया गया है। इस चैप्टर में आप केवल इतना जान लीजिए कि जो अम्लीय वर्षा का पानी होता है उसका pH मान 5.6 से भी कम होता है। यानी 5.6 तक तो नॉर्मल वर्षा का पानी होता है, लेकिन अगर 5.6 से कम हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं कि यह एक अम्लीय वर्षा है। और अम्लीय वर्षा का कारण क्या हो रहा है, जो ताजमहल है उसका रंग भी पीला पड़ रहा है, वह एक अम्लीय वर्षा के कारण ही हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, यानी कि एक किसान अच्छी फसल उपज करने के लिए क्या करता है
कि मिट्टी की जांच करवाती है और आवश्यकता अनुसार उसमें अम्ल या क्षारक युक्त पदार्थों का यूज़ करके और मिट्टी को उर्वरक बनाती है ताकि उनका फसल अच्छा हो। आगे देखिए, भोजन पचाने के लिए, यानी भोजन को पचाने के लिए भी हमारे शरीर में क्या किया जाता है कि एक अम्ल का यूज़ किया जाता है। और कई बार क्या होता है कि हम व्रत में होते हैं, व्रत के टाइम हम खाना नहीं खाते और उस टाइम हमारा जो पीत है, जो हमारा पित्ताशय है, उसमें से क्या होता है कि अम्ल छोड़ दिया जाता है हमारे अमाशय के अंदर, और उसमें खाना ना होने की वजह से वह जो हमारा अम्ल है वह अमाशय में एक दर्द उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम धीरे धीरे बीमार भी हो जाते हैं। जैसे देखिए क्या कह रहे हैं, उदर में दर्द के दौरान क्षारीय एंटासिड का उपयोग किया जाता है। यानी जब हमारे उदर में या अमाशय में दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, एक क्षारीय एंटासिड का उपयोग करते हैं। यानी अम्ल की वजह से प्रॉब्लम हुआ है, हमें अम्ल की वजह से दर्द हो रहा है, तो हम किसका सेवन करेंगे, हम क्षारीय एंटासिड का उपयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मुंह के पीएच मान 5.5 होता है, यानी जो मुंह है हमारा उसका पीएच मान कितना होता है, 5.5। और इन कंडीशन अगर 5.5 से हमारा पीएच मान कम हो जाए तो क्या होता है कि हमारे दांत गलने शुरू कर देते हैं। तभी कहते हैं कि हमें कम से कम दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह को और एक शाम को, ताकि हमारा मुंह साफ रहे और हमारे दांत सुरक्षित रहे। चलिए आगे देखते हैं। मधुमक्खी का डंक में मेथनोइक अम्ल होता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यानी जो मधुमक्खी है उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है, वह होता है मेथनोइक अम्ल। और जब हमें मधुमक्खी काट लेता है तो आपको पता होगा कि हमें दर्द भी होता है और जलन भी होते हैं। और वह क्यों होता है, क्योंकि जब तक हमारे शरीर में डंक रहेगा तब तक हमें दर्द या जलन होते ही रहते हैं। तो इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है डंक मारे गए जगह पर क्षारीय पदार्थ का सेवन करने से हमें दर्द या जलन क्या होता है, आराम मिल जाता है उसमें। यानी जहाँ पे हमें डंक लगा है, जहाँ पे हमें मधुमक्खी ने काटा है, वहाँ हम क्या करें, क्षारीय पदार्थ का उपयोग करें। यानी इस पर हम क्षारीय पदार्थ जैसे साबुन हो गया, अगर हम काटे गए जगहों पे साबुन रगड़ दें तो क्या होगा कि जो अम्लीय प्रभाव है, अम्ल का जो पावर है वह ख़त्म हो जाएगा और हमें आराम मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, साधारण नमक से रसायन। सबसे पहले क्या दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी सूत्र जो हम कहते हैं, सूत्र क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा है विरंजक चूर्ण, जिसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2, यानी कैल्शियम क्लोराइड। तीसरा क्या है, तीसरा दिया गया है हमारा बेकिंग सोडा, जिसका सूत्र क्या होता है, वह होता है NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। चौथा क्या दिया गया है, चौथा है हमारा धोने का सोडा, जिसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3 और 10 जल के अणु। यानी सोडियम कार्बोनेट में अगर 10 जल के अणु मिला दिया जाए तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है धोने का सोडा। और पांचवा क्या दिया गया है, पांचवा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है CaSO4 और हाफ जल के अणु, यानी कैल्शियम सल्फेट और अर्ध जल के अणु। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी NaOH। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, यानी लवण प्लस जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजन होकर
सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। यानी देखिए क्या कह रहा है कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड है उसमें अगर हम क्या करें कि विद्युत प्रवाहित करें, यानी विद्युत उसमें हम पास करें, तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्लोर क्षार। चलिए आगे देखते हैं। यानी देखिए क्या कहा था, जो हमारा सोडियम क्लोराइड है इसके जलीय विलयन में क्या करना है? हमें विद्युत प्रवाहित करना है। यानी सोडियम क्लोराइड प्लस जलीय विलयन, इसमें अगर हम विद्युत प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एक क्लोरीन और दूसरा हाइड्रोजन। दो गैस मिलते हैं हमें, एक क्लोरीन और दूसरा हाइड्रोजन। अब देखिए ये जो हमें उत्पाद मिलते हैं ये हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? देखिए एनोड साइड पर हमें क्या मिलता है? क्लोरीन गैस। और कैथोड साइड पर हमें मिलते हैं हाइड्रोजन गैस। और कैथोड के बगल में ही क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड था वह कहाँ मिलता है? बिल्कुल कैथोड के पास में ही। अब देखिए इसका उपयोग क्या क्या होता है। जो हमारा H2 है यानी हाइड्रोजन है वह किस काम आता है? वह ईंधन को यानी कि गाड़ियों को खींचने का काम आता है। और जो हमारा क्लोरीन है वह किस काम आता है? वह जल की स्वच्छता के लिए काम आता है, यानी कि जल को साफ़ करने के लिए हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं। और जो हमारा HCl है वह किस काम आता है? वह इस्पात की सफाई या औषधियाँ के लिए आता है। यानी साफ़ सफाई के लिए जो लोहे की चीज़ें होती हैं उनकी साफ़ सफाई के लिए हम HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड का यूज़ करते हैं। आगे देखिए क्या है, NaOH। ये कब काम आता है हमें? यह धातु के ग्रीज हटाने के लिए या साबुन कागज़ बनाने के लिए काम आते हैं। यानी जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये कब काम आता है हमें? जब धातु पे से ग्रीज को हटाना हो या फिर साबुन बनाना हो अथवा कागज़ बनाना हो। कागज़ की फैक्ट्री में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, Cl2NaOH। ये हमारे किस काम आता है? यह वस्त्र विरंजन के लिए, यानी कि वस्त्र को साफ़ करने के लिए, बिल्कुल वाइट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या होता है? शुष्क बुझे हुए चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यानी शुष्क बुझा हुआ चूना, यानी शुष्क बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र क्या होता है? वह होता है CaOH2। यानी इसके ऊपर क्लोरीन की क्रिया अगर हम करवाएं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है विरंजक चूर्ण। देखिए कैसे, देखिए CaOH2 यानी शुष्क बुझा हुआ चूना जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा CaOCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड प्लस में एक जल के अणु। यानी जब बुझा हुआ चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें मिलता है विरंजक चूर्ण और एक जल के अणु। चलिए अब इसका उपयोग देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए वस्त्र उद्योग में सूती व लैनिन के विरंजन के लिए, यानी जो वस्त्र उद्योग होता है, जो फैक्ट्रियाँ होती है, उसमें क्या होता है कि कपड़े को वाइट करने के लिए हम विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्या कह रहे हैं, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जे के विरंजन के लिए, यानी कागज़ की जो फैक्ट्रियाँ होती है उसमें जो पिसे हुए लकड़ी होते हैं, लकड़ी का जो भुना हुआ होता है, पिसा हुआ बिल्कुल, उनको वाइट करने के लिए भी हम क्या करते हैं? विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, रासायनिक उद्योग में एक उपाचक के रूप में, जो रासायनिक उद्योग होता है उसमें भी क्या होता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। देखिए अगला क्या है, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में
विरंजक चूर्ण का क्या होता है, उपयोग होता है। यानी जो हमारा पीने वाला जल है उसमें भी हम क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। किस लिए, जो रोगाणु, जो जीव होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, उनको मारने के लिए हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, वह होता है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। देखिए कैसे मिलता है हमें, जब NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये चारों जब आपस में अभिक्रिया करता है तो हमें क्या मिलता है उत्पाद के रूप में, तब हमें मिलते हैं अमोनियम क्लोराइड प्लस में बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। और ये क्या होता है, यह दुर्बल असंक्षारक है, यानी जो दुर्बल यानी कमज़ोर और असंक्षारक, जिसमें कभी जंग ना लगे। यानी जो हमारा बेकिंग सोडा है वह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक होता है। और देखिए जब बेकिंग सोडा को खाना बनाते टाइम गर्म किया जाता है तो क्या होता है, देखिए खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रियाएं होती है। तो क्या होती है, देखिए बेकिंग सोडा जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, हमें मिलेगा Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O यानी जल और एक कार्बन डाइऑक्साइड। गाइस आपने देखा होगा जैसे ब्रेड होता है, हमारा ब्रेड फूला होता है, तो फूलते क्यों हैं, वह इसी कार्बन डाई के कारण क्या होता है कि फूला हुआ होता है। और जो हमारा जल के अणु होते हैं ये क्या होता है, यह गर्म होने के कारण वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है। चलिए अब इसका उपयोग देखते हैं क्या होता है। देखिए बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा का टार्टरिक अम्ल होता है, यानी क्या है कि देखिए बेकिंग सोडा अलग है, बेकिंग पाउडर अलग है। यानी बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, जब बेकिंग सोडा के अंदर टार्टिक अम्ल मिला दिया जाता है तब हमें मिलता है बेकिंग पाउडर। और अगर बेकिंग पाउडर से टार्टिक अम्ल को निकाल दिया जाए तो हमें मिलता है बेकिंग सोडा। चलिए अगला देखते हैं। इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। गाइस देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था यहाँ पे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके कारण क्या होता है कि ब्रेड फूल जाते हैं, यानी उसमें खमीर उठ जाते हैं। और क्या होता है, ब्रेड और केक में भी होता है, केक में आपने देखा होगा कि केक फूले फूले से होते हैं, वह भी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होता है। चलिए अगला यूज़ देखते हैं। यह एंटासिड का एक संघटक है, यानी जो बेकिंग पाउडर है यह एंटासिड का एक संघटक भी है। चलिए अगला देखते हैं। इसका उपयोग सोडा अम्ल या अग्निशामक में भी किया जाता है। इसका उपयोग जो है वो क्या होता है कि सोडा अम्ल बनाने में या फिर अग्निशामक में भी किया जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारा आग लगते हैं वह आग कैसे लगते हैं, वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लगता है। और कार्बन डाई एक चादर की तरह काम करता है और वो क्या करता है कि ऑक्सीजन को आग के संपर्क में आने ही नहीं देता, जिसके कारण आग मिट जाती है। यानी जो हमारा बेकिंग सोडा है वह एक टाइप से अग्निशामक भी है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला है हमारा धोने का सोडा, यानी Na2CO3 प्लस 10 जल के अणु, यानी सोडियम कार्बोनेट और 10 जल के अणु जब मिल जाते हैं तो हमें मिलता है धोने का सोडा। देखिए क्या कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारीय लवण है, यानी जो सोडियम कार्बोनेट है, धोने का सोडा है, वह क्या होता है, एक क्षारीय लवण होता है। देखिए जब सोडियम कार्बोनेट को 10 जल के अणु के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी तो हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट और इसके साथ 10 जल के अणु मिल जाते हैं। और आपको याद होगा
कि जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है वह क्या होता है, वह सोडा है। यानी जो हमारे सोडा के साथ अगर हम 10 जल के अणु को मिला दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है धोने का सोडा। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है धोने का सोडा, यानी कि यह हमारा यूज़ किस में होगा, साफ़ सफाई के लिए। चलिए एक बार इसका उपयोग भी देख लेते हैं कि धोने का सोडा किस काम में आते हैं। देखिए पहला क्या बता रहा है, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज़ उद्योग में होता है। यानी इसका उपयोग कहाँ होता है, जहाँ कांच की फैक्ट्रियाँ हों, साबुन की फैक्ट्रियाँ हों और कागज़ की फैक्ट्रियाँ हों, वहाँ पर साफ़ सफाई के उपयोग में धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या बताया है, इसका उपयोग बोरॉक्स के उत्पादन में होता है। यानी इसका उपयोग क्या होता है, धोने का सोडा का उपयोग बोरॉक्स के उत्पादन में भी होता है। चलिए तीसरा देखते हैं, इसका उपयोग घरों में साफ़ सफाई के लिए भी किया जाता है। यानी जो धोने का सोडा है उसका उपयोग हम घरों में क्या करते हैं, साफ़ सफाई के लिए भी यूज़ करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला उपयोग क्या होता है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए धोने का सोडा जो है हमारा, इसका यूज़ किया जाता है। यानी धोने का जो सोडा है उसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, जो खारा पानी होता है उसको भी यूज़ में लाने के लिए हम धोने का सोडा का उपयोग करते हैं। गाइस अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4, कैल्शियम सल्फेट और अर्ध हाइड्रेट यानी आधे जल के अणु। देखिए क्या कह रहा है, जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह जल के अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट POP बनाते हैं। जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसी को हम क्या कहते हैं, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि जो हमारा जिप्सम है, यानी जिप्सम को अगर हम 373 डिग्री केल्विन पर या फिर हम यूँ कहें कि 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे, देखिए समीकरण की मदद से समझते हैं। जब CaSO4 और हाफ जल के अणु के साथ 1.5 जल के अणु जब अभिक्रिया करता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है जिप्सम और 2 जल के अणु। देखिए आधा यहाँ था और आधा ये, तो ये दोनों मिलकर कितने हो गए, 2, और बचा क्या, कैल्शियम सल्फेट यानी कैल्शियम सल्फेट। अब देखिए इसका उपयोग क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। यानी मेनली अगर हम बात करें तो जो हमारा POP है इसका उपयोग डॉक्टर करते हैं। कब, जब किसी मरीज़ का हड्डी टूट गया हो और टूटी हुई हड्डी को एक जगह स्थिर रखने के लिए क्या करते हैं, वह POP का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे किसी का हाथ टूटा होता है तो वो क्या करते हैं, उनके ऊपर एक वाइट कलर की पट्टी होती है जो क्या करती है कि हड्डी को जोड़ने के लिए उनको एक जगह स्थिर रखती है। वह POP का ही पट्टी बना होता है जिसका उपयोग डॉक्टर करते हैं। क्यों, हड्डी को एक जगह पर स्थिर रखने के लिए। चलिए अगला उपयोग देखते हैं। POP का उपयोग खिलौने बनाने तथा सजावट की सामान बनाने के लिए भी किया जाता है। यानी जो हमारा POP है इसका उपयोग खिलौना और सजावट की सामान बनाने के लिए भी किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। यानी जो POP है, POP का उपयोग किस लिए होता है कि घरों में आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ कहीं हम होल हो जाते हैं या टूट फूट जाता है दीवार, तो उनको प्लेन करने के लिए भी हम POP का उपयोग करते हैं। यानी सतह को चिकना बनाने के लिए भी POP का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा क्रिस्टलन का जल, यानी
लवण की एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन की जल कहते हैं। यानी लवण जो हमारा प्राप्त होता है उसमें एक सूत्र में, यानी उनके एक सूत्र के अंदर जल की कितनी इकाई है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल, यानी क्रिस्टलन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए समझते हैं कैसे। उदाहरण दिया गया है, देखिए जो हमारा लवण है वो क्या दिया है, CuSO4 और 5 जल के अणु। यानी इसमें अगर हम जल के अणु की बात करें तो वो कितना है, वह है 5। यानी क्रिस्टलन के जल कितने हैं, वह 5 है। अगला क्या है, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट और 10 जल के अणु। इसमें क्रिस्टलन का जल कितना है, इसमें देखिए आप 10 है, यानी 10 जल के अणु हैं। तीसरा क्या दिया गया है, CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट और 2 यहाँ पे जल के अणु हैं। यानी अगर हम क्रिस्टलन के जल की बात करें तो कितना है, वह 2 है। यानी क्रिस्टलन के जल में कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जल के कितने अणु हैं। यानी एक लवण के सूत्र में जल के कितने अणु हैं वही हम बताते हैं क्रिस्टलन के जल के अंदर। जैसे देखिए क्या था हमारे पास पहले समीकरण में दिखाया गया है 5 जल के अणु, वही हमने बताया 5। दूसरे में 10 थे, वही हमने यहाँ पे बताया 10 जल के अणु हैं। और तीसरे में हमारे पास है 2, तो हमने यहाँ पे बताया है कि 2 जल के अणु हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आपका दूसरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।